अभी शुरू कर, अभी मैं को शुरू कर दी क्या? यस अभी करिए। अच्छा शुरू है अब। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को यूज करके कोई भी जो सिस्टम दे रखा है इसको सॉल्व करें। यहाँ सिस्टम सॉल्व करने से मतलब क्या है? क्या मतलब है सिस्टम को सॉल्व करना? इसका आशय क्या है? एक्स और वाई की यही मतलब है ना। तो इसको चूंकि ये कह रहा है इनवर्स मैट्रिक्स को यूज करके, तो इनवर्स मैट्रिक्स को यूज करने का मतलब है सबसे पहले इसको हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लेकर के जाना। मैट्रिक्स फॉर्म में ले जाने से पहले आप जरा यहाँ देखो, यहाँ पर 2 वेरिएबल है, हो सकता है 3 वेरिएबल हो, है ना। अगर ये 2 वेरिएबल हैं तो x और y के कोफिशिएंट को ध्यान से देखो। पहली इक्वेशन में 2 3 है, दूसरे में 1 माइनस 2। पक्का ना? तो आपको क्या करना है, लेट ए मैट्रिक्स। अब ए जरूरी नहीं है, पी ले सकते हैं, कि कुछ भी ले सकते हैं। ए मैट्रिक्स हमने मान लिया स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ध्यान में रखना है। एक ऐसा होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। चूंकि 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन होंगे। और एक बात और समझ लो, अगर कभी 3 वेरिएबल हुए तो 3 ही इक्वेशन होंगी, 2 नहीं होंगी। इसे और समझ लो, 2 वेरिएबल है तो और 3 वेरिएबल हुए तो 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशंस अगर होती हैं 3/3 कोफिशिएंट्स में आ जाएगा ना। हाँ, ये हो सकता है कि 3 वेरिएबल्स के समय x और y तो है और किसी इक्वेशन में z नहीं हो, तो किसी वाले में x नहीं है, किसी में y नहीं है, तो उसकी जगह क्या करोगे? 0। उस वाले कोफिशिएंट पर 0 लिखेंगे, लेकिन बनाएंगे 3/3 का। तो यहाँ कितने बाई कितने का बनेगा? और कोफिशिएंट का जो मैट्रिक्स है वो मान लिया 1। अब वेरिएबल कितने हैं इसमें? 2। अब उन 2 वेरिएबल, अब ध्यान से समझना, x और y, यहां भी y हो सकता है, यहां भी y हो सकता है। अब x और y अगर हम एक साथ करते हैं तो या तो रो मैट्रिक्स बनेगा या फिर पक्का ना। अब जरा ध्यान से देखो, 2 के साथ x है और 3 के साथ, अगर हमने इसको रो मैट्रिक्स बनाया, ये आप ध्यान से समझ लो, तो 2x से इंटू तो हो जाएगा, बाकी ये मल्टीप्लाई संभव है क्या? हो ही नहीं सकता प्रोडक्ट संभव। इसलिए ये रो की जगह कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है? और चेक कर लो, अगर मल्टीप्लाई करें 2x से और 3, तो 2x प्लस 3y आया कि नहीं आया? हो गया। इसका मतलब हमने दूसरा मान लिया x इक्वल टू, ये कैपिटल X मैट्रिक्स को शो कर रहा है, और तीसरा मान लिया b, वो मान लिया कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट कांस्टेंट्स। इसमें कांस्टेंट क्या है? ऐसा हो सकता है कि पहले में दे रखा हो 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरे में इक्वल टू के बाद 5 है। तो जिसमें वेरिएबल नहीं हो, है ना, उसे आप राइट साइड ले जाना, एक साइड में हो। ये मत सोचना कि जी वो 4 तो इधर था, इक्वल के बाद कुछ 0 ही था तो हमने तो 0 लिख दिया। ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिसके कारण से आगे, तो यहाँ कोफिशिएंट्स हैं 4 और, फिर भी एक बार चेक करते हैं, इन दो को मल्टीप्लाई आराम से हो रहा है, 2x प्लस 3y प्लस x माइनस 2y हो रहा है। अब इनको इनटू करके इसके इक्वेट हो रहा है, यानी ax इक्वल टू आ रहा है b, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, x माइनस 2y इक्वल टू, यानी ये पूरा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, अब ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया, और वो हुआ ax इक्वल टू b। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। हमें चूंकि इनवर्स मेथड से करना है, इसके लिए प्रोडक्ट में अगर हम दोनों साइड
ए इनवर्स से आगे मल्टीप्लाई कर दें। आप ध्यान करना, जब भी मल्टीप्लाई, ये कोई वो नहीं है जो कम्यूटेटिव नहीं होता प्रोडक्ट, तो ए इनवर्स से इंटू कर रहे हो तो आगे आगे कर रहे हो। ए इनवर्स और ए मिल करके तो आई हो गया, तो बचा क्या, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अर्थात जो कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकालें और जो बी मैट्रिक्स है इससे मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो हमारे पास जो कॉलम मैट्रिक्स आएगा वो इस वेरिएबल के इक्वल होकर के और वैल्यू मालूम आसानी से। एक चीज क्लियर हुई। अगले स्टेप, मान लो मुझे ए एक्स बी नहीं लिखना, मुझे डायरेक्ट इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लेना, तो क्या करेंगे, कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स इनटू कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल इक्वल टू, ये हो गया इक्वेशन का मैट्रिक्स फॉर्म। ये समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, नहीं है, क्लियर ना? अब आते हैं कि अब एक चीज बच रही है कि जी ये ए इनवर्स कैसे बना, है ना, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए आपके लिए सबसे आसान जो आपके इस साल के कोर्स में है कि ए इनवर्स इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ए तो आपको आता है निकालना, डिटर्मिनेंट ए भी निकालना आता है। यहां ध्यान क्या रखना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नीचे, तो सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालने से भी पहले आपका काम होगा कि सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट पता हो, क्योंकि मान लो ए डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो वैल्यू निकल आएगी क्या? क्यों लेते? अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हुआ तो वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? इसका मतलब पहला काम ए डिटर्मिनेंट निकालना, और ये भी जरूरी है ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तभी सॉल्व कर पाओगे, तभी यूनिक सॉल्यूशन निकाल पाओगे। कब? जब डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल, और ऐसी पोजीशन में ए कहलाता है, ए मतलब मैट्रिक्स, इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? तो जब भी हमें कभी इनवर्स में निकालने के लिए आ जाता है तो हमें क्या ध्यान करना चाहिए? पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें, और इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन ए इज नॉन सिंगुलर। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 देन ए इज सिंपल, है ना? इसके बाद एडजॉइंट ए तो आपको आता है निकालना, एडजॉइंट ए निकाल करके आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो यहीं से पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? 1 -1 -7 +7 -7 बिल्कुल, क्योंकि पहले हमेशा इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो -4 -3, डिटर्मिनेंट ए हो गया माइनस। इसके बाद हमें क्या चाहिए? आपने एडजॉइंट ए निकालना भी सीख चुके थे, 2/2 का आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? इनको पहले इंटरचेंज करें, -2 ऊपर कर दें, +2 नीचे कर दें, -3, और इन दोनों का साइन चेंज कर दें। यहां तक कोई डाउट है तो पूछे, नहीं है ना? तो अब हम ए इनवर्स इक्वल टू -1/7, क्योंकि 1 ये डिटर्मिनेंट नीचे आ रहा है ना, मैट्रिक्स -2 -3 -1 और 2। अगर आप देखो बाहर माइनस है, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/7 2 3 1
1 माइनस क्या आ गया ये ए इनवर्स, मालूम हो गया ए इनवर्स। लेकिन ए इनवर्स तो हमारा केवल एक सपोर्टिंग था, हमें निकालना तो एक्स है। अब आप करोगे एक्स इक्वल टू ए इनवर्स 1/7। ध्यान करना मैंने अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्यों टफ करूंगा मैं क्वेश्चन को, और आ रहने दो बाहर। बी ये x ध्यान करना वेरिएबल नहीं है, सेट वो है ये मैट्रिक्स एक्स वाई वाला। इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो 1/7 तो है ही बाहर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा बताओ 23। फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बोलो हाँ? तो -6 आ गया। लेकिन अब आपको 7 अंदर लेना है, तो अब आप लिखोगे x की जगह वो डाल दो xy इक्वल टू, इसको अंदर ले जाओ 23/7 और माइनस इक्वल मैट्रिक्स है ना, हैंस ये शब्द ध्यान रखना, हैंस x इक्वल टू 23/7 एंड y इक्वल टू। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। इसका मतलब है कि अगर लाइन पैरेलल हो, अब ध्यान करो 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लाइन पैरेलल होना, लाइन कोइंसाइड होना, तो नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ये सारी चीजें। और लॉकडाउन से पहले कोर्स में ये सारा था कि यदि डिटर्मिनेंट ए भी 0 आ जाता है तो भी हमें उसमें ये बताना होता था कि कब नो सॉल्यूशन होगा और कब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। लॉकडाउन के कारण से जो कोर्स कम किया उसमें जो 10th में था फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये तो करते थे। अब आप कहो जी इक्वल हो जाए तो भैया जब लॉकडाउन के कारण से वो इक्वल वाले पोजीशन है ही नहीं तो इक्वल होगा क्या, मेरी बात समझ में आई। ऐसे ही अब जो कोर्स में, चूंकि वो 10th में था, यहां क्या है डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर वो इक्वल हुआ a1/a2 इक्वल टू b1, a1/b1 इक्वल टू a2/b2, जो भी हो, a1/a2 कह दो या जो भी, अगर वो इक्वल हुआ तो आइदर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट में क्या है कि वहां इक्वल टू 0 आ जाए। अगर ये कोई क्वेश्चन देख लेना, अगर ये दोनों का रेशो इक्वल हुआ तो गारंटी से वो क्या हो जाएगा, फिर 0 हो गया। 0 हो गया तो सॉल्व करोगे क्या, अब कुछ पूछना है, बता तो दिया मैंने, क्लियर तो बता दिया है ना। क्योंकि आप जब तक उसमें, अब जैसे मान लो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता, तब भी आप ये नहीं कह सकते थे कि वो बता सकते थे कि नो सॉल्यूशन होगा या इनफिनिट सॉल्यूशन होगा, नहीं, जब तक कि आप c1/c2 नहीं देख लेते। अब ध्यान करो 10th क्लास कुछ तो याद होगी। इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2, अगर वो तीसरा देखोगे, अगर इक्वल है तो इनफाइनाइट, नहीं है तो पैरेलल लाइन। तो केवल इक्वल टू 0 हो और आप कह दो कि नो सॉल्यूशन होगा तो गलत हो जाएगा। इक्वल टू 0 है और आप कह दो जी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, तब भी गलत हो जाएगा। तो ऐसी पोजीशन में किसी भी मैट्रिक्स में फॉर्म से या डिटर्मिनेंट फॉर्म से पता करना, उसके बाद भी कुछ स्टेप्स हैं जो, तो ये आएगा क्या फिर, सोच नहीं आएगा ना। हाँ, कभी जेई के लिए पढ़ना हो तो जरूर पढ़ना, ठीक है, क्लियर होगी मेरी बात सभी को। अभी बंद रखो। अब 3 प्रकार के ऐसे क्वेश्चन जो अपने आप में हॉट्स माने जाते हैं,
थॉट्स इसलिए कह रहा हूँ कि जिसके कारण से बच्चे ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं, अगर जिनको कॉन्सेप्ट की कमी है वो घबरा जाते हैं, और जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो नहीं घबरा। जैसे ये क्वेश्चन है, ए दे रखा है और क्वेश्चन आया है फाइंड ए बी। Hence, solve. Find AB, hence solve this. अब 90% से ज्यादा बच्चे इसको गलत करते हैं, जबकि ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। आपको जैसा क्वेश्चन कह रहा है ना, आप उस तरह से आगे बढ़ो। और यहां तक लगभग सारे बच्चे सही करते हैं। ए और बी दे रखा है, ए बी मालूम कर लेते हैं आराम से। ए बी का मतलब नेचुरली दोनों का प्रोडक्ट ए बी मालूम हो जाएगा। यस सर। अब चूंकि इसको सॉल्व करना है तो वही मैट्रिक्स मेथड, इनवर्स निकालना है ना। जैसे ही इस तरफ क्वेश्चन गया, क्वेश्चन में अगर हम की के हिसाब से चलें तो काट के जीरो, मतलब जीरो मतलब आधे पोर्शन के, ए बी का तो आंसर मिल जाएगा। इसको सॉल्व करने का जीरो, क्योंकि एक शब्द इसको समझ लो, हैंस यहां मतलब सिद्ध करना नहीं है, वैल्यू निकालना नहीं है। यहां हैंस का मतलब ये नहीं है कि तुम इसकी वैल्यू निकालो। इस हैंस का मतलब है यूज दिस, इसको यूज कर। जो उससे पहले ऑपरेशंस हो चुका है, जो काम कर चुके हो, उसको यूज करके इसे सॉल्व कर। मेरी बात समझ में आई क्या? ए बी क्या है मालूम किया है, अब प्रोडक्ट ए बी को यूज करके इसे सॉल्व कर। एक चीज क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। यहां इस क्वेश्चन में आप करोगे तो ए बी आ जाएगा आई। जब आप ए बी निकालोगे ना तो आपके पास ए बी आ जाएगा ये ए बी आ जाएगा। और ध्यान करना, इफ ये मैंने पहले भी बताया था, ए बी इक्वल टू आई, इसका मतलब ए इनवर्स इक्वल टू बी और बी इनवर्स इक्वल टू ए, ये होता है। तो अब आपको जब ये पता है कि ए बी आई आ चुका है, और अगर इनमें से इसका इनवर्स निकालना है तो इसे लिख देना, यूज का मतलब यही है, और इसका इनवर्स निकालना है तो। अब इस क्वेश्चन में तो ए बी ये आ गया। मान लो किसी और क्वेश्चन में आपका यहां पर ये आ गया, आई तो है लेकिन कितने टाइम्स है, इस पोजीशन में। मैं पहले अलग ही लिख देता हूं, नहीं तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इफ ए बी इक्वल टू 4i, देन ये मिटाऊंगा मैं, सिर्फ समझ लेना, बाद में लिख लेना। देन ए इनवर्स इक्वल टू 1/4b और b इनवर्स इक्वल टू, क्यों? क्योंकि यहां तो i ही चाहिए 4, तो 4 से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो 1/4ab इक्वल टू, अब a इनवर्स 1/4b, b इनवर्स 1/4। ये चीज क्लियर हो गई, सभी को क्लियर हो गई। इसके बाद आप, चूंकि ये तो अभी है नहीं, यहां देखना। अब जरा ध्यान करो, ज्यादातर बच्चे यानी 99% कह रहा हूं, इसको जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या करते हैं, वही ए मैट्रिक्स क्या होगा इसमें, ए मैट्रिक्स दिख रहा है, 1 -1 2 0 2 -3। अब ये तो बाई चांस की बात है कि यहां ए लिख रहा है, मान लो ये बी होता, ये मैट्रिक्स बी है और ये मैट्रिक्स, क्या आप यहां लिख सकते हो? ए का मतलब 1 - 2 लिख सकते हो क्या?
नहीं लिख सकते, लेकिन 99% बच्चे यही गलती करते हैं। इसलिए जब भी कभी आपको ए और बी दे रखा हो, कभी भी इसको लेट मत करना। जो मैंने पहले बताया था, डायरेक्ट मैट्रिक्स फॉर्म, है ना, कैसे 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4 into x y z equal to 1 1 2। कर सकते हो ना? Yes, sir. implies x y z equal to, इस पूरे को उधर ले जाकर के इनवर्स ले, ध्यान करना मैंने ABCD कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर। इस पूरे को उधर ले जाऊंगा और उधर ले जाकर पावर में, ये मैंने यहाँ लिख दिया, और पावर में लिख दिया -1, और b तो एज इट इज है। अब इसका इनवर्स क्या होगा? तो चूंकि ये इससे मैच कर रहा है, मैच कर रहा है नहीं कर रहा? Yes, sir. अगर ये मैच कर रहा है तो इसका इनवर्स क्या लिखूंगा मैं? सीधा ये वाला -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 और इधर 1 1 2 है। इनका प्रोडक्ट करने के बाद जो भी आएगा कॉलम मैट्रिक्स, सीधा x y z की वैल्यू मालूम होगी। यानी आपको जो डिटरमिनेंट या कोफैक्टर नहीं निकालना, चीज क्लियर हुई? आखिरी चीज जहां बच्चे ढूंढते हैं, बाकी प्रैक्टिस आप करना। मान लो यहां ये ट्रांसपोज में होता, ध्यान करना मैं जो बता रहा हूं, ये किस में होता? ट्रांसपोज में। यानी ये यहां तो ये लिख रहा है, मैं यहां चेंज कर देता हूं, यहां लिख रहा होता, आपको ध्यान रहेगा क्या? -1 2 और फिर यहाँ 0 था ना, 0 और यहाँ और यहाँ, अच्छा हाँ नीचे लिख रहा है ना, ठीक है। 1 -1 2 0 2 3 और फिर ये होता 3 -2 4। मान लो ये होता, अब ठीक है ना? ठीक है बेटा? क्वेश्चन यही है, प्रोडक्ट इनको किया है, ध्यान करना, प्रोडक्ट इनको किया है, क्वेश्चन में ये चेंज आ गया। ये मान लो ये क्वेश्चन आया है लेकिन प्रोडक्ट आपने इसका किया, तब क्या करना? आप ये मत सोचना कि यहां तो ये है, ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा मैच। तो ये देखो कहीं ट्रांसपोज मैच कर रहा है क्या? अगर ट्रांसपोज मैच कर जाए तो एक चीज का ध्यान रखना, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल टू होता है ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अर्थात अगर यहां, चूंकि आपको तो इसका इनवर्स चाहिए ना, आपको तो इसका इनवर्स चाहिए और यहां तो ट्रांसपोज है, तो आपको इस ट्रांसपोज का, इसका इनवर्स ये है ना, है ना? इसका इनवर्स तो यही है ना। आपका तो प्रोडक्ट अगर ये आई आ रहा है तो यही होगा ना, आपका तो ये है ही। आपको केवल क्या करना है, ऐसे में चूंकि ये इसका ट्रांसपोज है तो इसका ट्रांसपोज लिखना है, ना कि सीधा सीधा। फिर से बोल रहा हूं, हमें इनवर्स तो इसका चाहिए, लेकिन इनवर्स तो इसके ट्रांसपोज का दे रखा है ना, इसके ट्रांसपोज का इनवर्स है ना, तो आपको जो दे रखा है उसका इनवर्स लिखना है। क्या लिखना है उसका? इनवर्स। मेरी बात क्लियर हो गई क्या? इसकी एक बार प्रैक्टिस करना। 3 प्रकार के क्वेश्चन, प्रोडक्ट दे रखा है, सॉल्व करना। प्रोडक्ट में अगर ये चेंज है, ABC करने के बजाय ऐसे करना। और तीसरी बात, अगर ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज के बाद जो इनवर्स है उसका भी ट्रांसपोज लिखना। कभी भी प्रोडक्ट अगर दे रखा हो तो कभी भी इसका कोफैक्टर नहीं निकलेगा, इनको यूज करना है। और तीसरी बात, अगर प्रोडक्ट 4i आ रहा है तो A इनवर्स लिखते समय 1/4 के साथ दूसरा लिखना है। ये 2-3 बातें आप ध्यान करोगे तो ये पूरा जो लीनियर इक्वेशन है
तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।